नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं आपकी सफलता में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन सेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं आज का जो सेशन है उसमें कैसे कैसे प्रश्न, किस टॉपिक से प्रश्न, कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी के प्रश्न हैं जो कि बेहतरीन आए हुए आपके लेवल के प्रश्न हैं। आप इनको हल कर लेते हैं तो आपको आगे पेपर में कोई समस्या नहीं आने वाली है। इनकी व्याख्या को ध्यान से सुना कीजिए। जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत होती है मैं वहाँ व्याख्या करता हूँ, जहाँ नहीं ज़रूरत होती है उनको ज़रूर छोड़ के हट जाता हूँ, क्योंकि बेकार का समय अपना जाया करने से कोई फ़ायदा नहीं। आइए देखते हैं आज के सेशन को। देखिए आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस सेशन में, जो कि पहले बढ़िया था, अब देखते हैं बढ़िया से थोड़ा बेहतर होना चाहिए अब, क्योंकि आप लगातार अपने कार्य कर रहे हैं, अपना परिश्रम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत तो आपके अंदर अनुभव आ जाना चाहिए कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो लीजिए फिजिक्स से ये स्टार्ट है, फिजिक्स के प्रश्न से स्टार्ट है, यहीं से हल किया जाए और देखा जाए कि प्रश्नों के लेवल कैसे हैं और प्रश्न कैसे हैं। आइए पहला प्रश्न देखिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है दोस्त? तो कोई गोलीय दर्पण है, अब इसका जो ये पोल है, पोल से ही आता है मुख्य अक्ष। जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष से क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ क्या कर रहा है, नीचे की तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है ये बताना है। छवि की स्थिति पर निर्भर करती है। छवि की स्थिति मतलब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उस पर निर्भर करती है, या नकारात्मक या फिर सकारात्मक, इसमें से चाहे ये हो जाएगा, चाहे ये, या फिर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी दर्पण में यदि आप वस्तु के प्रतिबिंब की बात करते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो ये नोट कर लीजिए, किसी भी दर्पण में यदि आप वस्तु के प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो ये बात निर्भर करती है वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, वस्तु की स्थिति पर। यदि वस्तु को नजदीक ले जाएंगे, वस्तु को जितने नजदीक ले जाएंगे प्रतिबिंब उतनी ही दूर बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। वस्तु को जितनी दूर रखेंगे दर्पण से या लेंस से, तो उतना ही प्रतिबिंब छोटा और दर्पण के नजदीक बनेगा। यानी कि ये उल्टा होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जितना ही दर्पण के नजदीक ले जाएंगे वस्तु को, उतना ही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, दूर हटता जाएगा। ठीक है, नजदीक जाएंगे तो ये दूर हटता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी स्थिति होती है। वस्तु की स्थिति निर्भर करती है किसी भी दर्पण के प्रतिबिंब पर। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति किस पर निर्भर करती है, तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। अब चाहे वो जो भी हो, चाहे यहाँ ऊंचाई पर हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नजदीक हो, चाहे दूर हो, वो उस पर के क्या, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये हमेशा काम करेगा आपका। ये फैक्ट से प्रश्न दिया है, इस फैक्ट से इधर उधर नहीं जाना है आपको। बाकी चीजें जो है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? सही सूत्र पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है ऊष्मा यानी कि हीट, ठीक है, ऊष्मा यानी कि हीट पूछ रहा है।
तो ये निर्भर करेगा वोल्टेज पर। किस पर? वोल्टेज पर। साथ ही साथ उसके विद्युत धारा पर। किस पर? विद्युत धारा पर। और कितने समय तक धारा प्रवाहित हो रही है, कितने समय तक धारा प्रवाहित हो रही है उस पर। ठीक है, तो वोल्टेज यानी कि V हो गया, विद्युत धारा यानी कि I हो गया, T मतलब समय हो गया। ये तीनों के गुणनफल जो होते हैं वो ऊष्मा को प्रकट करते हैं, ऊष्मा का वही सूत्र बताते हैं। तो देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो ये इसका राइट आंसर बन रहा है, क्योंकि यही मैंने भी निकाला, और यही बताया आपको, तो यही इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि शक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P V I R दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है इसमें से ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सा संबंध इसमें से सत्य होगा ये बताना है। तो भाई ये तो कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था? मैंने तो बताया था ना, P V I R, P V I R पावर, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। पावर, वोल्टेज, धारा, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों का संबंध, इन चारों का संबंध बताना है कि ये कैसे संबंध में आपको मिल सकते हैं। तो किसमें मिल सकते हैं ये आपको बताना है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी कल मैंने बताया था, कल का वीडियो आप देखिए, मैंने उसमें बताया है इसका संबंध। ठीक है, कमेंट करके बताइए तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसको मैंने बताया है, अभी कल ही बताया था, क्योंकि कल वाले में आया था ये, बस थोड़ा सा बदल के था, लेकिन मैंने आपको समझाया अच्छे से था। चलिए इसको बताइए। गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? जरा इसका आंसर बताइए। 1 मिनट, हेलो, थोड़ा सा ये क्लास में 10 से 15 मिनट। चलिए, तो क्या हुआ देख रहे हैं, गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? अरे यार इतना आसान सा, ये बताइए, इतना आसान सा प्रश्न है, क्या बनाना है? लेंस बनाना है। लेंस कैसा होता है? लेंस जो होता है आपको देखने में ही लगता है ये कांच का होता है। किसका होता है? कांच का होता है। तो कांच और पानी तो लगेगा ही लगेगा, जानते ही हैं कांच में पानी लगेगा ही लगेगा। शेलो फैन भी लगेगा। तो पारदर्शी कांच हो गया, सेलोफेन हो गया और पानी हो गया, पानी यानी कि जल हो गया। अब इन तीनों के अलावा ये बताइए लकड़ी का प्रयोग इसमें कहाँ से होगा यार? लकड़ी का प्रयोग किसी लेंस में होता है? कहीं देखा है आपने लकड़ी का प्रयोग किसी लेंस में प्रयोग किया जाए? पारदर्शी लेंस बनता है तो उसमें लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो ये तो अपारदर्शी हो जाएगा। सीधी बात है यार, सीधा सा आंसर निकल के आ रहा था, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। हाँ, उस प्रश्न का कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी मैं फोन खा रहा हूँ, देख रहा हूँ। फिर उत्तल दर्पण होता कैसे है? उत्तल दर्पण होता कैसे है यार? दर्पण की पहचान करना जानते हैं ना? किनारों पर पतला और बीच में मोटा, ये उत्तल हो गया, और किनारों पर चौड़ा बीच में पतला, ये अवतल हो गया, और ये उत्तल हो गया। ठीक है, और जो आपकी बुक में ज्यादातर उत्तल दर्पण के ही प्रतिबिंब दिखाए जाते हैं, अवतल के कम दिखाए जाते हैं, लेकिन दोनों लेंस पढ़ाए जाते हैं कि जो ये लेंस होता है या दर्पण होता है, दोनों में का प्रयोग क्या होता है, दोनों कहाँ प्रयोग किया जाए, उपयोग क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, इनके गुण क्या, सब पढ़ाया जाता है। चलिए, तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज होगा, ये कह रहा है ये पोल है। ये क्या है? पोल होता है। अब पोल से ये आती है लाइन जो मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष होगा, फिर उसके बाद ध्रुव होगा, एफ होगा यहाँ पे, और यहीं आर होगा, और यही क्या होगा, आर हो गया,
और यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के समानांतर कोई प्रकाश यदि जा रहा है, इसी के समानांतर कोई प्रकाश जा रहा है, तो ये पूछ रहा है कि फिर इसका समानांतर प्रकाश पुंज होगा कहाँ पर होगा, तो ये अभिसरित होता है। ये आकर प्रकाश, ये फोकस दूरी, ये जो यहाँ पर दिख रहा है फोकस दूरी पर ये प्रकाश यहाँ से फैलता हुआ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाएगा। यानी कि एकत्रित होने का मतलब क्या होता है? अभिसरित होना। एकत्रित होने का मतलब क्या होता है? अभिसरित होना। अगर यही अपसरित होता, अपसारित होता तो क्या होता? अपसारित होता। इसका मतलब होता है कि एक पुंज से ढेर सारी प्रकाश की किरणें अन्यत्र दिशाओं में निकले। और अभिसरित का क्या मतलब होता है कि अन्य दिशाओं से, मतलब अन्य दिशाओं से या प्रत्येक माध्यम से प्रकाश आकर किसी एक ही बिंदु पर आता हुआ प्रतीत हो। ठीक है, ये देखिए, अरे जैसे टार्च आप मारते हैं तो प्रकाश यहाँ से जाता है, फैलता रहता है, और वही उल्टा मान लीजिए अभिसरित का प्रकाश मान लीजिए वही आ रहा है, एक ही जगह पर आकर एकत्रित हो जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अब इसमें अपसरित होगा, अपसरित होने का मतलब देखिए, कहीं अपसरित ये तो सीधा सीधा कट गया, अपसारित ये भी कट गया। यप पर अपसरित, यप अपसारित तो होगा, दोनों का दोनों दिया है, लेकिन अच्छा हाँ, इसमें प्रतीत होता। देखिए जब भी जाती है प्रकाश, यहाँ से जाती है ना, उसके बाद जब ये परावर्तित होती है तो हमेशा उसे प्रतीत होता ही कहते हैं, उसे आभासी ही मानते हैं। उसे क्या मानते हैं? आभासी ही मानते हैं, प्रतीत होना मानते हैं, एकदम वास्तविक रूप से नहीं मानते हैं। तो ये प्रतीत होता है, तो ये भी कट गया भाई। तो 4 में से 3 कट गया, एक बचा है, वही यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। कोई भी अगर आपका प्रतिबिंब बन रहा है या प्रकाश जा रही है तो आप उसे प्रतीत होना ही मानेंगे। परावर्तित होने के बाद, लेंस से परावर्तित होने के बाद, आप दर्पण से परावर्तित होने के बाद आप उसे आभासी मानेंगे, वास्तविक नहीं मानेंगे। तो प्रतीत होता है। चलिए, ये सारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से हल करेंगे। किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? किलोबाइट का मतलब, अरे भाई यहाँ पर 1 किलोबाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 किलोबाइट होना चाहिए, नहीं तो पैमाना कहाँ से मिलाएंगे आप? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में यार सीधी सीधी बात है, जब 1 जीबी में, 1 जीबी गीगाबाइट जिसे कहते हैं, 1 जीबी में 1024 MB होती है, तो उसी तरह से 1 MB में, 1 MB में कितने किलोबाइट्स होंगे? 1024 किलोबाइट होंगे, केबी होंगे, किलोबाइट हो गया ना। अब 1 केबी में कितने होंगे? तो फिर 1 केबी में कितने बाइट्स होंगे? तो 1024 बाइट होंगे। ये इसी तरह से चलता है, ये इसी तरह से चलता है क्रम। तो देखिए 1 जीबी में कितने? 1024 MB, 1 MB में कितने ये किलोबाइट्स? तो ये हो जाएंगे 1024 किलोबाइट्स। 1 केबी में कितने होंगे, या 1 केबी में कितने बाइट्स होंगे? तो 1024 बाइट्स होंगे। तो कहाँ पे आंसर है? देखिए आंसर आपका ये है। तो आपको जीबी से केबी में बदलना है, जीबी से एमबी में बदलना है, सारी के सारी प्रक्रियाएं ऐसे ही चलती हैं, 1024 से चलती हैं। आप उल्टा मत चला दीजिएगा, उल्टा चला देंगे तब तो क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। किलोमीटर या सेंटीमीटर में चले जाएंगे तो वहाँ 1000 में बदलता है, यहाँ 1024 में बदलता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मैंने पूरी की पूरी परिभाषा ही आपके उस पर लिखा हुआ था, स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था मैंने? कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे से साझा करने के लिए हमेशा तैयार होता है, दूसरे से हाथ मिलाने के लिए हमेशा तैयार होता है, तो उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसी को। उसी को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन। किसी अन्य तत्व हो तो उससे जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उससे जोड़ लेगा वो। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से जोड़ने की कार्य कर लेगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं, जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में ये मिल गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी अन्य, जैसे ये नाभिक हुआ, नाभिक के बाहरी यहाँ मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये किसी अन्य से
मान लीजिए एक और तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको संयोजी कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऐसा लिख दे रहा हूँ कि उर्दू में भी नहीं मैच कर रहा है, लेकिन आप जानते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझसे सुन लीजिए बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? आणविक अखंड है का मतलब कि ये किसी अन्य भाग में नहीं टूटेगा, ये किसी अन्य चीज में टूटेगा नहीं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। सीधी सीधी बात कहें तो उसे हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं यार। अक्रिय गैस यानी कि किसी से क्रिया ना करे, इसीलिए इसको अखंड किया गया है। किसी से क्रिया ना करे, किसी से क्रिया ना करे, किसी से क्रिया ना करे, किसी से क्रिया करके टूटे ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया? अखंड कहा गया है, आणविक अखंड कहा गया है, आणविक अखंड कहा गया। क्यों कहा गया है? किसी से क्रिया ही नहीं करता तो टूटेगा कैसे? जब टूटेगा नहीं तो क्रिया नहीं करेगा, कौन होता है? आर्गन। इसे कहते हैं आप लोग इनएक्टिव गैस, यानी कि अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के नाम से आप लोग जानते हैं इसे, अक्रिय गैस। ठीक है, आर्गन हो गया, नियान हो गया, ये सब अक्रिय गैसें हैं आपकी। तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तो किसी अन्य गैस से क्रिया कर लेंगे, किसी अन्य तत्व से क्रिया कर लेंगे, लेकिन आर्गन नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। जब किसी जल की कठोरता उबालने के से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति होगी। यार सीधी सीधी बात ये बताइए कि उबालने पर कठोरता हट गई। अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, दो ही प्रकार की कठोरता होती है, एक होती है अस्थाई और दूसरी होती है अस्थाई। अस्थाई का मतलब जाएगा ही नहीं, और अस्थाई का मतलब होता है किसी अन्य माध्यम से ये चला जाएगा। तो ये उबालने से कठोरता चली गई, यानी कि कैसी हो गई? अस्थाई हो गई। अस्थाई तो ऐसा होता कि जो उबालने से ना जाए, किसी केमिकल रिएक्शन से उसको रिएक्ट किया जाए तब जाकर जाए। तो ये उबालने से ही चला गया, इसका मतलब है कि ये अस्थाई है, जल्दी से हट जाएगा। ठीक है, चलिए आसान सा है यार, आसान से शब्दों में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ अब मैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इतने कठिन है। जल की संशुद्धि, संशुद्धि लिखने की क्या जरूरत थी यार, शुद्ध लिख दिए होते। शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कि जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन, कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे कह रहा है, जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है, इतना सा पूछ रहा है। संशुद्धि उद्धि छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ भरमाने के लिए करते हैं सब। तो सीधी सीधी बात है यार, KMnO, ये पूरे कैपिटल में रहता है, KMnO4। KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट। मैग्नेट देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर होगा ये, नहीं तो क्लोरीन डालते हैं Cl, क्लोरीन डालते हैं Cl2, क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन गैस यहाँ है नहीं, क्लोरीन गैस प्रोवाइड किया जाए, क्लोरीन का टैबलेट डाला जाए, या इसी को लाल दवा भी कहते हैं यार, इसी को लाल दवा भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसकी अशुद्धता को दूर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं। कहीं अगर ये तीनों में से कोई एक दिख जाए तो इसका मतलब है कि वही आंसर हो जाएगा। देखिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है, हटाइए इसको। ये साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। साबुन कौन सा साबुन? नहाने वाला साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। और क्या है पोटेशियम पर? देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया है KMnO4, यानी कि इसी को हम लोग कहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड अम्ल डालकर करेंगे आप, ये बताइए, तेजाब डालकर, सल्फ्यूरिक H2SO4, इसी को तेजाब कहते हैं। क्या तेजाब डालकर आप शुद्ध करेंगे जल को? नाइट्रिक अम्ल HNO3, क्या इसको डालकर प्रयोग करेंगे? ये भी तो एक प्रकार का अम्ल है, तीसरा अम्ल है, जो आपको पानी पीने लायक ही नहीं रहने देगा, ये तो और अशुद्ध कर देगा। तो ये कौन सा शुद्ध हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? अभी मैंने बताया था कि चाहे आपके MnO4 लगाइए, M को कैपिटल रखिएगा, और चाहे आप क्लोरीन गैस डालिए Cl2, चाहे आप CaOH2 डालिए, या अब इन्हीं में से किसी को भी डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई मिल रहा है,
पहले ही ऑप्शन में देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। कौन मिल गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। बहुत सी चीजें हैं जिनसे शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन इसमें से इतने ही केमिकल में मिलते हैं तो केमिकल को इतना ही प्रयोग किया जाता है। चलिए ये हो गया, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो गया इसका। आगे चलें। बैंकिंग सेवाएं, इसका मतलब आ गया है इकोनॉमी। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री की टॉपिक समाप्त हो गई, बचा इकोनॉमी का है, यानी कि 3 या 4 प्रश्न होंगे इसके। 3 या 4 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आसान से प्रश्न है आज, इसमें व्याख्या नहीं करनी है, बस जल्दी से हल करके आगे चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा देखिएगा। बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के लिए समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा नियुक्त अधिकारी को कहा जाता है। आरबीआई द्वारा जो समस्या का समाधान करते हैं, समस्या का समाधान कौन करता है भाई? तो समस्या का समाधान सीधी सीधी बात है बैंकिंग लोकपाल करता है। कौन करता है? बैंकिंग लोकपाल करता है। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि यही राइट आंसर हो गया। आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है जो सेवाओं की कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतें जो होती हैं, सेवा में कमी आ रही है, मतलब आपकी सेवाएं कम दे रहे हैं आप, जैसे कि कोई ग्राहक आ गया, उसको बैठा लिए, लंच करने चले गए, सेवा में देरी कर रहे हैं, तो उसके जो निवारण है, उसका निवारण जो करते हैं आरबीआई द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो इसके लिए क्या करता है? कार्य करता है कि भाई इस कार्य को जल्दी कीजिए, काहे आप बैठाते हैं ग्राहक को, उसी का पैसा उसी को लेट कर रहे हैं आप, उसी को बैठा रहे हैं आप। तो ये बैंकिंग लोकपाल कहे जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए शिकायत आप कर सकते हैं अगर कोई बैंक वाला ऐसे रवैया अपना रहा है तो, लेकिन क्या करेंगे, गरीब बेचारे हैं, वो कहाँ इधर उधर भटकेंगे, तो वो सोचते हैं कि यार जल्दी से काम हो जाए, निपट जाए, चलें घर अपने। क्या करेंगे यहाँ उलझ कर बैंक वालों से उलझेंगे और भी टाइम लगेगा, तो यही सोच के बेचारे चले जाते हैं। चलिए, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय निवेशकों का प्रमुख नियामक है? कौन सा सरकारी संगठन है भारतीय प्रतिभूति बाजार में, यानी कि भारतीय बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो ये होता है आपका आरबीआई तो बैंक ही है। सेबी, ये कौन है? सेबी का फुल फॉर्म मैंने बताया था। सेबी का फुल फॉर्म आप लोग पूरा नाम बताइएगा, पूरा नाम आप लोग बताइएगा, मैंने तो बताया हुआ है, पूरा नाम बताइएगा, कमेंट कीजिएगा पूरा नाम सेबी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। आरबीआई का प्रतीक है। आरबीआई का प्रतीक मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? मैंने हर जगह आपको जो एक आरबीआई का पूरा फुल वीडियो मैंने दिया है, पूरा फुल वीडियो सिर्फ आरबीआई पर दिया है, उसमें मैंने सारी चीजें बताई है और उसमें बताया है कि प्रतीक क्या है। उसमें मैंने ये भी बताया है कि प्रतीक क्या होता है। नारियल का पौधा है और बंगाल टाइगर है उसके सामने, नारियल के पौधे के सामने बंगाल टाइगर। ठीक है, कहीं दिख रहा है एक? अच्छा, नारियल बोल दिया इसको, ताड़ है यार, यहाँ ताड़ लिखा हुआ है। ताड़ के पेड़ के सामने देखिए बंगाल टाइगर मिला, ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, ये आरबीआई का प्रतीक है। ये आरबीआई का प्रतीक जब आप देखेंगे तो उसके लोगो पर छपा रहता है कि नहीं छपा रहता है? ताड़ के पेड़ रहते हैं, ताड़ का पेड़ रहता है, ताड़ के पेड़ के बीच में बंगाल टाइगर दिखेगा आपको, बंगाल टाइगर दिखेगा, सोच लीजिए। चलिए, ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का अंग नहीं है? कौन सा भौतिक नीति का अंग नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर दो को दिया है, नकदी आरक्षित। देखिए ऑप्शन ही गलत कर दिया गया है, ऑप्शन ही गलत किया गया है। तो अब इसमें से देखिए 2 ऑप्शन रिपीट कर दिए गए, यही दोनों ऑप्शन रिपीट हो गए फिर से। अब 2 ऑप्शन में से बनाना रहे तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 2 ऑप्शन में से बनाना रहे तो आपको मिल जाएंगे आंसर। ठीक है, इन दोनों में से बनाना रहे तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको एक। माफ कीजिएगा उनको, महाराज जी थोड़ा काम करते हैं इसलिए उनको डांटने का मन नहीं करता है, बहुत काम करते हैं भाई, ये पीपीटी बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं। चलिए, तो इसमें से कौन नहीं है यार? जीएसटी इसमें नहीं शामिल होती है, जीएसटी अलग से लगाई गई है। जीएसटी जो है ये अलग से लगाई गई, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अंग में नहीं है, ये बाद में बनी हुई है जीएसटी, सीधी बात है, जीएसटी बाद में बनी हुई है। जीएसटी के बारे में भी मैंने आपको क्या दिया है? पूरा फुल वीडियो दिया है, आप उसको देखेंगे कब लागू हुआ था, किसने लागू किया था, किस मॉडल पर है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, इसके प्रकार क्या है,
सारी चीज़ें मैंने आपको जीएसटी के बारे में भी बताया है, तो इसमें बताने का कोई औचित्य नहीं रहता है। ठीक है, वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं इससे भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ, बेहतरीन श्रृंखला के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए, आपके मार्गदर्शन में। फिर मिलते हैं अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।